हम लोग 10वीं रसायन के अंतर्गत पहले लेसन रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत अभ्यास को करेंगे। एनसीईआरटी में जो भी अभ्यास दे रखा है आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित कोई भी डाउट होगा उसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहले कथन जो भी है उनको देख लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन भी दे रखा है। तो क्या दिया है, एक अभिक्रिया दे रखा है 2PbO + C यानी लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, दोनों क्रिया करा रहे हैं तो बन रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया से संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे और फिर उसमें देखें कौन सत्य है कौन असत्य है, उसके हिसाब से हम ऑप्शन का चुनाव करेंगे। तो क्या दिया है, सीसा अपचयित हो रहा है। क्या दिया है, सीसा अपचयित हो रहा है। कोई पदार्थ अपचयित कब होता है, जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है तो वो पदार्थ अपचयित हो जाता है। तो आइए जरा इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड है और जब इसी क्रिया कार्बन से करा रहे हैं तो इस लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है और लेड अकेले पड़ जा रहा है। मतलब इस लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है। बट जरा ऑप्शन पे गौर कीजिए, यहाँ पे अपचयित हो रहा है लेड ऑक्साइड और दिया क्या है, पहला स्टेटमेंट कि सीसा यानी सिर्फ लेड की बात कर रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। अपचयित हो रहा है लेड ऑक्साइड और यहाँ पे दिया है सिर्फ लेड अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, ठीक है। अगला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वो पदार्थ उपचयित या ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कार्बन से तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इधर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो दिख नहीं रही है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही है, बल्कि उपचयित कौन हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। अगला क्या दिया स्टेटमेंट, कार्बन उपचयित हो रहा है। ये देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला दिया लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ऊपर के दो स्टेटमेंट गलत हैं, नीचे के दो स्टेटमेंट सही है। तो अब इसके हिसाब से हमको ऑप्शन का चुनाव करना है कि दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो ऊपर के दो कथन असत्य हैं, मतलब ए और बी असत्य हैं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दिया Fe2O3 + 2Al यानी लोहे का ऑक्साइड है, उसमें एल्युमिनियम क्रिया उससे कराई जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस लोहे के ऑक्साइड में से लोहा बाहर चला जा रहा है और इस ऑक्साइड में एल्युमिनियम आके ऐड हो जा रहा है। तो इस तरह की क्रिया मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इस अभ्यास से संबंधित सारे टॉपिक्स का वीडियो बनाया जा चुका है, ठीक है। तो क्या बताया गया था कि जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से हटा दे, विस्थापित कर दे और स्वयं उसकी जगह पे जाकर खुद जुड़ जाए, तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दिया है प्रश्न क्या पूछा, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम इसको लोहे को विस्थापित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द्विविस्थापन भी नहीं है, वियोजन भी नहीं है। लास्ट वाला जो ऑप्शन आपका है विस्थापन अभिक्रिया, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दो प्रश्न आपने देखा, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लौह चूर्ण पर एसिड डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण यानी लोहे की बात कर रहा है, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए।
तो कई सारे विकल्प भी दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई क्रिया नहीं होती है, और चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो ये मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे कि जब किसी अम्ल में, ठीक है, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब किसी अम्ल में कोई मेटल डालते हैं, खास करके सक्रिय मेटल, तो वो मेटल अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और हाइड्रोजन गैस प्लस एक लवण का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, हमको लेना है Fe, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे Fe, और इसको डालना किसमें है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो लेंगे HCl। करेगा क्या, क्रिया कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, और ये लोहा इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, और साथ में ये लोहा इस क्लोरीन से जाके खुद जुड़ जाएगा, तो निर्माण होगा FeCl2 का। समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, यहाँ पे लोहा एक है, यहाँ पे लोहा एक, हाइड्रोजन इधर एक, इधर हाइड्रोजन दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी हाइड्रोजन भी तो हो गया, क्लोरीन भी तो हो गया, क्लोरीन। इस तरीके से समीकरण आपका बैलेंस है, और ये हमारी इस क्रिया का कह सकते हैं कि आंसर भी है। तो क्या क्या बना, लोहे के चूर्ण की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए तो बना लोहे, ठीक है, आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जरा इसको ऑप्शन में ढूंढा जाए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ये देखिए पहला वाला ऑप्शन नीचे आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो मैंने पीछे आपको संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, यदि आपने नहीं देखा तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। क्या बताया गया था कि जब रासायनिक समीकरण कोई भी होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो जब अभिकारक में मौजूद परमाणुओं की संख्या उत्पाद में मौजूद परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब दिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो मैंने कहा था कि एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो कहता है कि अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व जितने भी पदार्थ की जो भी मात्रा होती है, अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान की क्षति नहीं होती है। इसी कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए आप छोटा सा आंसर दे सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। कुछ कथन दे रखा है, इसको इसका कह सकते हैं शब्द समीकरण दे रखा है, और इसका हम लोगों को रासायनिक समीकरण के रूप में इसको लिखना है, और साथ ही साथ इसको हम लोग बैलेंस करना है। आइए शुरू करते हैं। दिया है हाइड्रोजन गैस क्रिया कर अमोनिया बनाता है, तो क्या लेना है हमको, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ध्यान देंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब भी अकेले लिखते हैं तो इसी फॉर्म में लिखा जाता है N2 और इसको लिखते हैं H2। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लिए, क्या दे रहा है, क्या बन रहा है, अमोनिया NH3। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि है, काफी फेमस विधि है। अब देखिए दिया समीकरण को संतुलित कीजिए, तो संतुलित कर लेंगे, नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नाइट्रोजन तो 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, और हाइड्रोजन इधर हो गया 3 दूना के 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से इस क्रिया का रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण बना लिया हम लोगों ने। अगला लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र होता है H2S। दे रहा है का वायु में दहन होने पर, तो ध्यान देंगे कि जब भी किसी पदार्थ का वायु में दहन दे तो आप उसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। तो दे रहा है दहन हो गया, करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, तो बनेगा H2O और साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। तो ये है इस स्टेटमेंट का रासायनिक समीकरण। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 और ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑप्शन 2 1 3 है, तो ये विषम संख्या में इसको सम संख्या में कर लेंगे। अभी ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे 4 किया तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, बट हाइड्रोजन भी अभी 4 हो गया, तो इस हाइड्रोजन को भी 4 कर लेंगे। जब हाइड्रोजन को हमने 4 किया इधर, तो इधर जो है सल्फर 2 हो गया,
इधर सल्फर को भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार ये अनबैलेंस हो गया, फिर से इसको एक बार बैलेंस करते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन 2 दूना के 4, तो 2 दूना के 4 सही है, सल्फर 2 तो सल्फर 2 सही है, और ऑक्सीजन आपका इधर 4 इधर है 2 और 2 दूना के 4, 4 2 6, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, इसको हम लोग कर देंगे 3, अभी ऑक्सीजन 3 दूना के 6 हो गया। इस तरीके से पूरा समीकरण बैलेंस हो गया। समीकरण बैलेंस करने का आसान तरीका मैंने चैनल पे आपको बताया है, उस पर मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, आप वहां पे जाके और बड़ी आसानी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख सकते हैं। आइए अगला समीकरण लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया कर। तो एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं Al2SO4 का थ्राइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। यदि आपको किसी भी यौगिक का सही सूत्र बनाना नहीं आता है, उसके लिए भी मैंने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, कैसे मूलकों को जोड़कर और यौगिकों का सही सूत्र बनाते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। यदि ये सब नहीं आएगा तो आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप चैनल पे जाकर उसको भी देख सकते हैं। अभी हम लोग लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, और दिया है कि क्रिया बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। कह रहा है क्रिया करने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, यानी बनता है। यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा, बनेगा AlCl3 और साथ में बनेगा BaSO4, और इसी BaSO4 का अवक्षेप मिलता है, इसीलिए इसके सामने हम नीचे की तरफ तीर लगा देते हैं, बेरियम सल्फेट। अब ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को बैलेंस करना है, तो इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर भी एल्युमिनियम 2 कर लेंगे। इसके बाद अन्य परमाणुओं को देखते हैं, सल्फर इधर देखिए 3 है और इधर सल्फर आपका 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन। इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन आपका है 4 3 12, और इधर कितना है 4 3 12, सही है। बेरियम इधर 1 है, इधर बेरियम हो गया 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी क्लोरीन आपका हो गया 3 दूना के 6 और इधर हो गया 3 दूना के 6। इस तरीके से समीकरण आपका बैलेंस हो गया है, तो काफी आसानी से हम लोगों ने इसको बैलेंस कर लिया। अगला दिया है पोटेशियम धातु जल से क्रिया। तो अभी आप ऊपर एक मैंने क्रिया यहाँ पे देखिए पढ़ाया है कि पोटेशियम क्या एक मेटल है, तो जब भी किसी मेटल को जल में या हाइड्रोजन के किसी भी यौगिक में डालते हैं, जैसे जल हो गया, अम्ल हो गया, तो ये मेटल्स उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो इधर हमने लेना है पोटेशियम, पोटेशियम लेना है। पोटेशियम का संकेत सब लोग ध्यान देंगे के होता है, और इसको हमको जल में डाल देना है H2O में। जल की संरचना इस तरीके से होती है, जल में H प्लस होता है और OH माइनस, दोनों मिलते हैं तो H2O बनता है। तो जब इस के को इस H2O में डालेंगे तो ये के क्या करेगा, इसमें से H को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा H2, और ये के इस जल में मौजूद OH से मिलके और निर्माण कर लेगा KOH का, क्या बना लेगा KOH। इस तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस देती है। बैलेंस कर लेंगे, पोटेशियम 1 हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर 3 है तो इसको 4 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे। तो अभी ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2, इधर ऑक्सीजन को भी 2 कर लेंगे। अब हाइड्रोजन आपका हो गया 4, देखिए 2 दूना के 4, 2 और 2 आपका 4। इस तरीके से पूरा समीकरण बैलेंस हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो कुछ रासायनिक समीकरण इधर दे रखा है, इसको हमको संतुलित करना है। तो आइए इसको संतुलित करते हैं। इसमें जरा देखिए, मैंने कहा संतुलित करने के लिए सबसे पहले मेटल्स को ढूंढेंगे और उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं। तो मेटल्स इधर देखिए कैल्शियम है, इधर कैल्शियम, तो इधर कैल्शियम है कि इधर कैल्शियम है, बैलेंस है। इसके बाद नॉन मेटल्स में बैलेंस करते हैं, किसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के किसी अन्य नॉन मेटल को पहले बैलेंस करते हैं, फिर उनको बैलेंस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है 1, और इधर नाइट्रोजन ब्रैकेट में है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 है, तो इधर नाइट्रोजन को भी 2 कर देंगे। नाइट्रोजन 2 हो गया। अब बाकी हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन चेक कीजिए, 3 दूना के 6 और 6 2 8, इधर कितना 3 दूना के 6, 6 1 7, तो इसको हम लोग 2 कर देंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन इधर हो गया 3 दूना के 6 और 6 और 2 1 कितना हो गया 8, और इधर भी देखिए 3 दूना के 6, 6 2 8, सही है। हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 दूना के 4। इस तरीके से आपका समीकरण बैलेंस हो गया।
अगला समीकरण देखते हैं। ये क्षार अम्ल जाना है, उदासीनीकरण क्रिया लवण प्लस पानी बना है। देखिए इधर मेटल सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद नॉन मेटल्स में सल्फर है, सल्फर 1 सल्फर 1 सही है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं, ऑक्सीजन आपका 2 और 4 इधर 6, इधर कितना है 4 और इधर है विषम संख्या में, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 हो गया। अब आप हाइड्रोजन को चेक करिए, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 दूना के 4, इस तरीके से ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो गया है। अगला लेते हैं नमक, और इसी क्रिया हमने कराया सिल्वर नाइट्रेट से, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मूलकों की अदला बदली होगी। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो ये समीकरण ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये समीकरण सही पहले से। अगला लेते हैं, ये भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन 1 है, इसको 2 कर लेंगे। इसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, तो सिर्फ वहां 2 से मल्टीप्लाई करने से समीकरण भी बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो उस अभिक्रिया का शब्द समीकरण दे रखा है, हमको सिर्फ इसको इस फॉर्म में अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। आइए इसको लिखते हैं। दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है अभी पीछे भी आया था CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। याद करिए पीछे मैंने पढ़ाया था कि जब बुझे हुए चूने के पानी को दीवार पर हम लोग पोतते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल में बदल जाता है। सेम वही क्रिया इधर लिखी हुई है, तो बनेगा CaCO3 और साथ में बनेगा जल यानी H2O। समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि समीकरण जब भी हमको लिखना है कैसा लिखना है, संतुलित लिखना होता है। तो बैलेंस कर लेते हैं, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन इधर देखिए 2 और 2 4, इधर ऑक्सीजन 3, 3 1 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ये समीकरण पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो हमको जिंक लेना है और इसको किसमें डाल देना है, सिल्वर नाइट्रेट। ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र इधर लिखा है AgNO3, तो क्या बन रहा है जिंक नाइट्रेट। ये जिंक इसमें से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, तो बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, सूत्र इस तरीके से बनेगा और साथ में सिल्वर इधर आपका रिप्लेस हो जाएगा। बैलेंस करते हैं, जिंक 1, जिंक 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन आपका इधर 1 है लेकिन इधर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन आपका हो गया 3 गुना के 6 और ऑक्सीजन 3 गुना के 6, तो ऑक्सीजन तो सही है, बट जब हम लोगों ने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो सिल्वर अनबैलेंस हो गया था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से ये समीकरण भी आपका बैलेंस हो गया। अगला एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो हमको एल्युमिनियम लेना है और इसको डाल देना है CuCl2 में, कॉपर क्लोराइड में। अब देखिए ये अधिक सक्रिय मेटल है, तो इसमें से कम सक्रिय को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, बनेगा AlCl3 और साथ में बनेगा कॉपर। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, कॉपर 1, कॉपर 1, बट इधर क्लोरीन 2 इधर क्लोरीन 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर लेंगे और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अभी कॉपर क्लोरीन आपका हो गया 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, लेकिन इधर जो है कॉपर 3 हो गया, ठीक है, और इधर एल्युमिनियम 2 हो गया, तो एल्युमिनियम को 2 कर लेंगे और कॉपर को 3 कर लेंगे। इस तरीके से समीकरण आपका बैलेंस हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, कॉपर 3, कॉपर 3, क्लोरीन 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, सही है। अगला और लास्ट समीकरण इस 7वां प्रश्न का दिया है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। दे रहा है कि ये बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन जा रहा है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो बेरियम जो है सल्फेट से जुड़ जाएगा, बनेगा BaSO4 और पोटेशियम क्लोरीन से जुड़ जाएगा, बनेगा KCl। बैलेंस करना पड़ेगा, तो बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद पोटेशियम 2, पोटेशियम 2 हो गया, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, इस तरीके से ये समीकरण भी बैलेंस हो गया।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम, बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो बनाते हैं इसका पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, दोनों का सूत्र बनेगा। अब ये दोनों आपस में क्रिया करके पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बना रहे हैं। तो बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। आप देख सकते हैं कि इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ। जब इस तरह की क्रिया हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि पूछा है प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो अभिक्रिया हम लोगों ने पकड़ लिया कौन सी क्रिया है। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम एक, ब्रोमीन इधर एक है बट इधर दो है, इधर ब्रोमीन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया, बट पोटेशियम में जो है इसको इधर 2 हो गया, इधर 1 है, इसको भी 2 कर लेंगे। अब फिर से एक बार चेक करते हैं। पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, तो ब्रोमीन 2, इसके बाद बेरियम 1, आयोडीन 2, तो आयोडीन 2। समीकरण आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अगला लेते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3। अब देखिए इसको गर्म कर दिया गया, तो गर्म करने के बाद ये टूट रहा है किसमें? ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद करिए पढ़ाया गया था कि जब कोई भी एकल पदार्थ गर्म करने पर या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या प्रकाश की वजह से एक से अधिक भागों में टूट जाए, तो ऐसी क्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का प्रकार है। बैलेंस कर लेते हैं। जिंक एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन 2 1 3। समीकरण बैलेंस है। अगला लेते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जब भी लिखेंगे H2 लिखेंगे प्लस क्लोरीन Cl2 लिखेंगे, और दोनों मिलकर क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ के और एकल पदार्थ का निर्माण करें। ठीक है, जितने भी तीर के पीछे अभिकारक सारे आपस जुड़ के सिर्फ एक पदार्थ बनाए, तो ऐसी क्रिया को लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, या इसी को लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो ये योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार है। बैलेंस करते हैं इसको। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, दोनों 2 2 है, इधर दोनों एक साथ है, तो एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अगला है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मेटल है और ये अम्ल है, तो जब भी मेटल को अम्ल में डालोगे क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और एक प्लस साथ में साल्ट बनता है। तो बैलेंस करते हैं, इसको बनाते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस। कौन सी क्रिया हो जाएगी? मैंने अभी पीछे बताया है कि जब किसी मेटल किसी अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है, अर्थात एक ऐसी क्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम एक, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2। इस तरीके से समीकरण में आपका बैलेंस है। तो आई होप आपको जितने भी एनसीईआरटी के 7 या 8 प्रश्न बताए गए हैं समझ में आ गया होगा। इनका डिस्क्रिप्शन भी आपको जो है मैंने जो इसके संक्षिप्त थोड़ा सा विवरण दिया है वो भी समझ में आ गया होगा। अभी कुछ प्रश्न और दिए हैं, आसान है, आप उनको करेंगे। अगली वीडियो में बाकी शेष प्रश्नों को मैं कराऊंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।